नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, तो शुरुआत हम लोग करते हैं कर्नाटक से। जी। सर, कर्नाटक का नाटक ऐसा है जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। ठीक है, वहाँ पे पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ फैसले लिए जा रहे हैं, जो 4% आरक्षण वाली बात हो रही है और जी। भाजपा उसे तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। जी। इसके अलावा हनी ट्रैप का भी मामला उठ गया। जी। भाजपा वहाँ पे प्रदर्शन भी कर रही है। जी। तो कर्नाटक में जिस तरीके की राजनीति है और जो टकराव भी होता है समय समय पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, जी। क्या कहेंगे? देखिए, जो अगर हम पहले बात कर लें कि सवाल बहुत चार सारे एक ही हाँ हाँ में। 4% जो हाँ। मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण दिया है। पहले देखिए, इन्होंने अगर हम देखें कि कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव, आपने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपने देखा होगा कि जब डेटा का एनालिसिस हुआ था तो 85% मुस्लिम्स का जो वोट है वो गया था कांग्रेस पार्टी को। कुछ तो डिमांड भी हुआ था उनकी ओर हाँ, से, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने की जी, बात या उप मुख्यमंत्री बनने मुख्यमंत्री की बनाने की जी, बात। जी, जी। तो अब सीएम और डिप्टी सीएम तो नहीं दिया, लेकिन वो जो डिमांड्स थी वो पूरी करने में लगे हैं। आप देखिए कि सिद्धारमैया जी ने सीएम बनने के साथ ही वहाँ पर जो पिछली बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों को जो आरक्षण था 4% का, उसको जो हटाया था, उसको उन्होंने वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने जो हिजाब पर प्रतिबंध था उसको हटाया। और अब ये जो सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% का जो आरक्षण देने का फैसला उन्होंने किया कैबिनेट ने, फिर वहाँ पे विधानसभा में भी पास हो गया। कैसे पास हुआ वो दृश्य भी लोगों ने टीवी पर देखा। तो ये दिखाता है कि ये जो तुष्टीकरण का कोई एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश वहाँ पे कर्नाटक में की जा रही है। आप अगर उस समय जब कर्नाटक का में जब चुनाव के दौरान का अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र था, आप देखेंगे कि उस समय विवाद हुआ था कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो उसको लेकर बीजेपी ने हंगामा किया था। तो डीके शिव कुमार ने कहा था कि जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम हनुमान जी के कई सारे मंदिर बनाएंगे, और तमाम ऐसे वादे किए गए थे कि जो उनकी हिंदूवादी छवि को दर्शाते थे। मंदिर बने हैं क्या? लेकिन मंदिर नहीं बने। अच्छा। और जो हिंदूवादी छवि, फिर मुझे ऐसा लगता है कि उस छवि को रखने की या ऐसा हिंदूवादी नेता बनने की ज़रूरत ही क्या है, जब आपको एक तरफ ही जाना है, तुष्टीकरण नहीं, की अरे राजनीति का अपनी रिकॉर्ड ही छवि तो करना वो है। अपनी छवि तो ठीक रख रहे हैं, जी कुंभ हाँ, भी पहुंच रहे हाँ, हैं, और वहाँ भी गए थे, महाकाल भी महाशिवरात्रि पर, जाते हैं, महाशिवरात्रि पर भी गए थे। लेकिन पार्टी की छवि से। पार्टी, हाँ, लेकिन वही वही देखना होगा कि अब एक तरफ आप तुष्टीकरण का रिकॉर्ड बना रहे हैं, एक तरफ आप आरती कर रहे हैं, तो जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। और ये जो आपने 4% का जो आरक्षण दिया है, और जैसा कि बीजेपी ने आरोप लगाया है, तो अगर देखें हम वैसे, तो बीजेपी के आरोप में दम नज़र आता है, क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि 4% जो आरक्षण मिलेगा वो मुस्लिमों को मिलेगा। तो बीजेपी कह रही है कि ये धर्म परिवर्तन कराने का भी एक तरह से स्टेट की ओर से एक तरह से उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये आरोप में दम लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि अगर मैं उस धर्म में आ जाऊं तो शायद मुझे भी वो 4% का जो बेनिफिट है मिलेगा, तो वो क्यों नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो चला जाए। तो ये, तो अगर बीजेपी कह रही कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एक तरह का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नज़र नहीं आती है, उनके आरोप में दम नज़र आता है। तो इसलिए सिद्धारमैया जी ने जब ये शपथ ली थी संविधान की कि सबको एक समान तरीके से देखेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, तो ये उस शपथ का उल्लंघन भी है, क्योंकि आपने सरकारी ठेकों में आरक्षण दे दिया है मुसलमानों को, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की आप लोग बात करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की आप बार बार प्रति दिखाते हैं, लेकिन उस प्रति को आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि बाबा साहेब ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, और वो भी सरकारी ठेकों में दिया जाए। आज आप सरकारी ठेकों में दे रहे हैं, कल को और भी इसकी तमाम श्रेणियां बना देंगे खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये संविधान सम्मत नहीं है, बल्कि ये एक तो दुस्साहस भी है, संवैधानिक दुस्साहस है, और दूसरा ये शपथ का उल्लंघन है जो संविधान की शपथ ली थी। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक की जो सरकार ने एक गलत ट्रेंड शुरू किया है। ये हो सकता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति जो लोग भी करते हैं वो भी इस ट्रेंड पर को आगे बढ़ाएं, लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड है, गलत ट्रेंड है। और आप ये देखिए कि इस तरीके की जो राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति, इससे किसी का भला नहीं हुआ।
ना उस समाज का भला हुआ है आज तक, ना ही उस राजनीतिक दल का दीर्घावधि में भला हुआ है। इससे सिर्फ नुकसान ही होता है और गलत परंपराएं स्थापित होती हैं, समाज में वैमनस्य फैलता है। आपने 4% आरक्षण उनको दिया है, बाकी जो लोग हैं वो आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी आपको वोट दिया था। तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। जब हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें यही कहा गया है कि वी द पीपल, तो वी में जब हम वी की बात करते हैं तो ना तो भाषा मायने रखती है, ना धर्म मायने रखता है, ना जाति मायने रखती है, ना स्टेट मायने रखता है, ना मेरा जिला मायने रखता है, ना मेरा गांव मायने रखता लेकिन है, आज तो लड़ाई सब ना यही है। हाँ ना लिंग मायने रखता है। तो वहाँ पे सारे भेद खत्म हो जाते हैं। वी द पीपल मतलब हम भारत के लोग, हम भारत के लोग में सब समान हैं, कोई धर्म भाषा जाति लिंग लेकिन किसी आपने प्रकार जितना का बताया भेदभाव नहीं आज के है। समय में लड़ाई इसी पे हो रही है। लड़ाई इसी पर है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। और सिद्धारामैया जैसे बड़े नेता जो कि लंबा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं और समाजवादी पृष्ठभूमि से है वो, भले ही कांग्रेस में है। जी जी। तो ये और ये देखिए, ये वो अपने आप ले आए हों ऐसा नहीं है। जब तक दिल्ली से उनको उनकी पार्टी का निर्देश नहीं होगा तब तक वो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो ले आए, सही बात है। क्योंकि जिस व्यक्ति की सीएम की कुर्सी भी दिल्ली से डिसाइड हुई है वो व्यक्ति अपने आप काम कर नहीं सकता है इतना बड़ा काम। तो ये दिल्ली से अगर इस तरह के निर्देश दिया गया है तो ये कह सकते हैं कि अभी भी जो पुरानी मानसिकता थी उससे नहीं उभरे हैं लोग और ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका जो आप देखिए, कर्नाटक में इन्होंने आरक्षण दिया है, लेकिन अब जब आप देखिए कि अभी चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों में, अभी बिहार में भी चुनाव हैं, फिर असम में है, पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है, केरल में, पुडुचेरी में। ये जो मुद्दा है कर्नाटक का, ये तमाम राज्यों में जाने वाला है। बीजेपी इसको जरूर भुनाएगी और आप देखिए कि बीजेपी शुरू से इस मुद्दे पर आक्रामक है। और कर्नाटक में आप देखिए कि ये जो अभी हमने संविधान का शपथ का उल्लंघन किया, ये बात कही, लेकिन आप देखिए कि जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, जो विपक्ष की आवाज़ को कुचला जा रहा है, जरा उन्हें कर्नाटक के विधानसभा के जो कल के विजुअल्स हैं उसको भी देख लेना चाहिए। बीजेपी के 18 विधायकों को बाहर निकाला गया, मार्शल ने कंधे पे लेके गए। ठीक है, ऐसे दृश्य बहुत आम है विधानसभाओं में कि विधानसभा अध्यक्ष को लगता है कि ये सदन की परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपने मार्शलों से उनको बाहर निकलवा दिया 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए निलंबन। अब आप सोचिए कि ये ऐसा क्या बड़ा कर दिया भैया हंगामा कि आपने 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। अब आपने जो 6 महीने की जो सज़ा है वो उस विधायक को नहीं दी है, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता को दी है, क्योंकि विधायक जब विधानसभा में नहीं होगा तो वो उस क्षेत्र के मुद्दे कैसे उठाएगा, अपनी जनता की समस्याओं को कैसे सदन में बहुत सारे फंड भी नहीं मिलेंगे 6 महीने। हाँ, तो ये उस क्षेत्र की जनता को सजा दी गई है कि आपने बीजेपी के विधायक को चुन के दिया है, तो ये सजा आपको है, विधायक को नहीं है। और 6 महीने का निलंबन अपने आप में बहुत बड़ी सजा है और मुझे लगता है कि जरूर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाएगी और वहां पर ये इसका फैसला होगा। हालांकि देखना होगा कि जो विधानसभा अध्यक्ष का फैसला है उस पर कोर्ट कुछ कहती है या नहीं, लेकिन ये सजा दिखाती है कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जो कहते हैं कि लोकतंत्र की जो दुहाई देते हैं वही दिखा रहे हैं कि उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। बिल्कुल। सर, परिसीमन पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अचानक मुझे दिल्ली में जो चर्चा इस सप्ताह हुई है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर, पहले जो आरोप लगता था कि अधिकारी आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करने नहीं दे रहे हैं जी। विजेंद्र गुप्ता का एक पत्र आता है सामने, उसके बाद से दिल्ली में ये विवाद शुरू हो जाता है कि क्या वाकई में दिल्ली के अधिकारी काम करना नहीं चाहते जी। क्या वाकई में एक चुनी हुई सरकार को दिल्ली के अधिकारी काम करने नहीं देना चाहते, या चुनी हुई सरकार के दिशा निर्देशों का पालन दिल्ली के अधिकारी नहीं करते। जी। क्योंकि प्रवेश वर्मा के जिस तरीके से बयान भी आए हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि 10 साल तक इन लोगों की खाल मोटी हो गई है, हम जमीन पे रहने वाले हैं, हम इनसे काम करा कर दिखाएंगे। जी। तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, अभी एक चीज़ हमको ये देखनी होगी कि ठीक है कि जो अधिकारियों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मुद्दा होता है वो ज़्यादातर एलजी के पास है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, कईयों को हमने देखा भी है कि वो आम आदमी पार्टी के जो कह सकते हैं कि जो उस पार्टी के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते थे, ऐसे ही लोग उस तमाम कार्यालयों में वहाँ पर प्रमुख भूमिकाओं में वहाँ पर थे।
ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अधिकारी काम नहीं करने दे रहे हैं हमको। और आप देखिए विरोधाभास देखिए कि आतिशी ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अधिकारी हमको फ़ोन करके बता रहे हैं कि जो हमको तमाम तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है या हमसे इसने की रिश्वत मांगी जा रही है, इस तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो एक विरोधाभास ये है कि आप एक तरफ कहते थे कि काम नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे को फ़ोन करके जानकारी दे रहे हैं। तो पहला वाला आरोप सही था या अब का आरोप सही है? दूसरा, जैसा आपने कहा कि अधिकारी ना उनकी भी ये शिकायतें काम नहीं करते और अभी की शिकायतें काम नहीं करते। तो इसको आप इस तरह से देखिए कि शीला दीक्षित के जाने के बाद ये जो अधिकारी हैं वो 10-11 साल बैठे रहे। प्रवेश वर्मा एकदम सही कह रहे हैं कि मोटी चमड़ी के हो गए हैं क्योंकि काम नहीं किया है। अब आप देखिए कि जो सीएम, जब अरविंद केजरीवाल सीएम थे, उनके पास एक भी विभाग नहीं था। अधिकारियों को पता है कि सीएम के पास कोई विभाग ही नहीं है, सीएम अपनी पार्टी का कामकाज देख रहे हैं, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। और उनके ठीक पास है, फाइल नहीं जाएगी उनके पास तो हमें फाइल नहीं क्या? जाएगी। और जो झगड़ा चल रहा है वो एलजी और उनके बीच में चल रहा है, तो उसी झगड़े में दोनों उलझे रहते हैं। कभी कोई किसी कोर्ट में जा रहे हैं, कभी किसी कोर्ट में जा रहे हैं। तो उस लड़ाई का वो भी आनंद लेते रहे, बिल्कुल। काम हुआ नहीं है। तो ये बात सही है कि जो अधिकारी हैं, अब आपने 10 साल तक आप अपने डेस्क से हिले नहीं, आप अपने एसी कमरे से बाहर निकले नहीं। अब आपको कड़ी धूप में जब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आपको जब मंत्री कह रहे हैं कि भैया ये जो गड्ढे हैं इसको भरवा दीजिए सड़क पर, ये जो सीवर चौक पड़े हैं जरा इसको खुलवाइए, ये जो बाढ़ नियंत्रण के जो उपाय हैं जरा वो समय से हो जाएं, जो गर्मियों में पानी की परेशानी किसी को ना हो, बिजली की कटौती ना हो, इसके लिए अभी से कमर कस लिया है। तो अचानक से जब इतना सारा काम आया तो सभी हड़बड़ा गए हैं, तो इसीलिए वो सस्पेंशन के भी ऑर्डर हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि विजेंद्र गुप्ता जी ने पत्र लिखा, जो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिख के कहा भी है मुख्य सचिव को कि आपको एमएलएज की बात सुननी पड़ेगी। देखिए जो एमएलएज हैं उनको जनता ने निर्वाचित करके भेजा है, जनता उनके घर जाती है सवेरे कि भैया आपने कहा था कि हम आपकी सारी समस्याएं सुलझवा देंगे, हमारी जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद है, हमारी जो सड़क है वो टूटी पड़ी है, हमारे जो नालियां हैं गली में वो चौक पड़ी हैं। अधिकारी के घर नहीं जाती है जनता ना, वो एमएलए के घर सवेरे सवेरे भीड़ होती है, तो वो वहां पर उसके पास शिकायतों का अंबार लगा होता है। तो वो और अधिकारी, और उसके पास क्या होता है, जब आप विधायक के पास जाते हैं, विधायक अधिकारी को फ़ोन लगाता है, अधिकारी का जो सेक्रेटरी है वो बोल देता है कि साहब मीटिंग में है, या हाँ, या अधिकारी का लाइन पर आ भी जाता है तो बताता है कि हाँ जी करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है काम। तो जवाबदेही विधायक की है जनता के प्रति, तो अगर विधायक की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो सही बात है, सही कहा विधानसभा अध्यक्ष ने कि विधायकों की जो कॉल आती है उसका जवाब देना पड़ेगा, विधायकों की जो शिकायतें हैं उसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि विधायक अपना निजी काम नहीं करवा रहा है, वो जनता का काम करवा रहा है। तो जनता के प्रति सब जवाबदेह हैं, विधायक भी और जो अधिकारी भी, क्योंकि अधिकारी उसी पैसे की तनख्वाह ले रहे हैं जो कि जनता सरकारी खजाने में देती है। तो सबकी जवाबदेही सुनिश्चित। और ये दिल्ली में जैसा कि जो 100 दिनों का अपना एक अभियान शुरू किया दिल्ली सरकार ने, तो उसमें सभी लोग मिलजुल कर अगर योगदान करेंगे तो मुझे लगता है कि वो दिल्ली का बदला हुआ स्वरूप 100 दिनों के भीतर क्या उससे पहले भी दिख सकता है। बिल्कुल, लेकिन परिसीमन पे हम चर्चा कर रहे हैं सर, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इस पे ज़्यादातर विपक्ष का ही एक तरीके से विरोध है जी। और ख़ास करके दक्षिण भारत राज्यों में जो स्टालिन के घर पे बैठक हुई उसमें बीजेडी का एक हिस्सेदारी थी, डीके शिव कुमार गए थे, जगन मोहन रेड्डी भी समर्थन में ही है, रेवंत रेड्डी गए थे, उधर से पी विजयन थे जो, और इसके अलावा स्टालिन थे जी। तो, और भगवत मान अभी थोड़ा सा पावर में है तो वो भी पहुंचे थे। लेकिन सर इंडिया गठबंधन के बैनर तले क्यों नहीं हो रहा है जी? मतलब आप बात कर रहे हो, एक टॉपिक है आपके पास, लेकिन इंडिया गठबंधन के बैनर तले तो कर लो जी। नेशनल लेवल पे राहुल गांधी उसमें बैठे और वो कहें कि परिसीमन गलत तरीके से हो रहा है, कुछ इस तरीके का, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्यों मतलब दक्षिण और उत्तर का एक तरीके डिवाइड करने की कोशिश हो रही है? जी देखिए, इसके दो कारण बड़े मुझे समझ में आते हैं कि तो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले क्यों नहीं हो रहा है, तो आप देखिए कि
जैसा आपने कहा कि इसमें जगन मोहन रेड्डी भी समर्थन में हैं और नवीन पटनायक ने भी अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों को नामित किया जो बैठक में गए हैं, और भी कुछ ऐसे चेहरे हैं। उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया है वीडियो मैसेज जारी किया नवीन पटनायक ने। ये लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं हैं, तो अगर इंडिया गठबंधन के बैठक के बैनर तले बैठक होती तो ये इनके लिए जाना मुश्किल हो जाता, इनके लिए वीडियो मैसेज भी देना मुश्किल हो जाता। टीएमसी लेकर नहीं गई है। टीएमसी नहीं गई है क्योंकि टीएमसी कह रही है कि भाई हमारे लिए जो फर्जी मतदाता हैं वो बड़ा मुद्दा है, पहले हम उसको सुलझवाने की, क्योंकि उनके लिए चुनाव जीतना एक पहली प्राथमिकता है। अब आपने कहा कि जो इंडिया गठबंधन के तले क्यों नहीं हो रही, तो इसमें एक तो पहले तो ये जो 2-3 लोग इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है ये नहीं जा पाते। दूसरा, अभी चुनाव हैं, चाहे बिहार में हो चाहे और अन्य राज्यों में हो, तो अगर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो फिर ये सीट शेयरिंग का भी मुद्दा खोलेंगे। ठीक है, चलो परिसीमन की बात हो गई, जरा अब सीट शेयरिंग पे भी बात कर लेते हैं। तो सीट शेयरिंग पे अभी कोई बात करना नहीं चाह रहा, क्योंकि सब चाह रहे हैं कि हम पहले अपनी मजबूत हो जाएं अपने अपने राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव है, उसके बाद फिर बात करेंगे जरा सामने वाले से कि भैया हमारी अब स्थिति ये है, अब आप बताओ क्या कर सकते हो, क्या ले दे सकते हो, इस पर चर्चा होगी। तो ये इसलिए भी एक हुआ है। और दूसरा, आप देखिए कि वहाँ पर जितने भी सीएम बैठे थे वो सभी के सभी अपने राज्यों में किसी ना किसी तरह के आरोप से या किसी अन्य राजनीतिक परेशानी से या अपनी कुर्सी पर मंडराते संकट से घिरे हुए हैं। जितने भी सीएम थे या जितने भी नेता थे वहाँ पर बैठे, जो उन्होंने एक समन्वय समिति की बैठक बुलाई। और परिसीमन का मुद्दा ऐसा है कि जब देश के गृह मंत्री ये आश्वासन दे चुके हैं सार्वजनिक रूप से कि कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके बावजूद आपने बैठक बुला ली। अभी पहली बात यह है कि भाई परिसीमन की कार्रवाई क्या शुरू हो गई है क्या, जनसंख्या की कार्रवाई शुरू हो गई है क्या? अभी तो सरकार ने इस बारे में फैसला ही नहीं लिया है। अब ये तो ऐसे हो गया कि आपने बैठक बुला ली कि भाई अगर कयामत आ गई तो हमको क्या करना होगा, है ना, तो आपने उसकी तैयारी आज से शुरू कर दी है। तो ये जब अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी कोई सुबुहाट ही नहीं है, एक एश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, होम मिनिस्टर ने दिया सार्वजनिक रूप से कि कोई अन्याय नहीं होगा, संसद में बयान दे दिया है उन्होंने, तब इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है? संसद में जो सरकार ने कहा है वो तो बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर है, उस पर कोई संशय किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन आपने क्योंकि अपने भ्रष्टाचार से, जैसा कि बीजेपी वहाँ पे आरोप लगा रही है कि शराब घोटाला वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर जो तमिलनाडु के सरकार के कई सारे मंत्री हैं, डीएमके के कई नेता हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, सरकार के पास दिखाने के लिए अपनी उपलब्धियां नहीं हैं, उन सब से ध्यान हटाने के लिए कवायद की गई है। तो ये जो कवायद है, इसमें इसका जो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ ये एक दुष्प्रचार परिसीमन के मुद्दे पर नहीं हो रहा है, इसमें दुष्प्रचार और एक जो खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है उत्तर और दक्षिण के बीच में, ये बहुत गलत है। ये उत्तर और दक्षिण का मुद्दा आना ही नहीं चाहिए। मैं देख रहा था कि जो तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री का, वो दिखा रहा है कि कितनी ये जो नेता हैं ये कितनी मतलब खाई पैदा करते हैं लोगों के मन में। वो तमिलनाडु के मंत्री कह रहे हैं कि आपको ये हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, और आप देखिए कि जो हिंदी भाषी राज्य उत्तरी जो राज्यों के जो लोग हैं वो क्या करते हैं हमारे यहाँ पे आके, वो यहाँ पर मवेशी चरा रहे हैं, मेरे घर पे मवेशी चरा रहे हैं, वो पानी पूरी की दुकान लगा रहे हैं। तो अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो हमको भी उत्तर में जाके ऐसा करना होगा। ये दिखाता है कि आपकी सोच कैसी है और ये आप कैसी सोच लोगों के मन में डाल रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। हमने तमिलनाडु का व्यापक दौरा किया और हमने देखा है कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय अच्छी खासी संख्या में हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से काफ़ी अच्छी संख्या में हैं, और इन लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना मुकाम बनाया। ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि पानी पूरी वाले हैं या ये सब वाले हैं, आपको चेन्नई जैसे जो देश का जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहाँ पर ऐसे तमाम रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर उत्तर से गए लोग, चाहे वो बिहार से हो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, वो जाकर वहाँ पर वहाँ के लोगों से अच्छा इडली सांभर डोसा बना रहे हैं, और उनके रेस्टोरेंट्स को पे खा के जो वहाँ के जो लोग हैं वो भी हैरान हो रहे हैं कि भैया ये उत्तर से आया व्यक्ति क्या बढ़िया आप देख लीजिए ना, मतलब जितने भी शिक्षण संस्थान है उधर पर, चाहे वेल्लोर यूनिवर्सिटी, मैं मतलब उनमें ज्यादातर बच्चे बिहार और यूपी और उत्तर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये इसलिए, और खासतौर पे ये जो चर्चा है उत्तर बनाम दक्षिण की, ये तो होनी नहीं चाहिए ना। ये खाई क्यों पैदा की जा रही है? ये खाई इसलिए पैदा की जा रही है ताकि
अपना जो नाकामियां हैं वो उसमें डंप की जा सकें और फिर से एक बार सत्ता हासिल की जा सके। लेकिन ये गलत है और मुझे लगता है कि जनता सब कुछ जानती है और चुनाव में जरूर जवाब शायद देगी। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं ना। जी जी, इसीलिए तो उससे पहले ये मुद्दा भुनाया जा रहा है, चुनाव हो जाएगा तो शायद ये मुद्दा उठे। जी जी। राहुल गांधी इस पे बोलेंगे डिलिमिटेशन पे, या फिर वो ओबीसी दलित ही हाँ, करते बस रहेंगे? वो ओबीसी दलित वाला मुद्दा उनका चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि हर जगह ये मुद्दा उठा रहे हैं, मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि जनता को आज जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, 2047 तक विकसित भारत चाहिए। उस विकसित भारत के लिए जो देश जिन प्रकल्पों को लेकर चल पड़ा है, उसमें ये जाति जनगणना कहीं नहीं महत्व रखती है। और राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, वो देश में जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। उनकी तेलंगाना सरकार ने, उनकी कर्नाटका सरकार ने जाति जनगणना करा ली है, डेटा कहाँ है? वो अभी तक साबित सामने क्यों नहीं आया है? एक सर, मैं चूंकि बिहार की खबरें आ जाती हैं, तो बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ है। एक सवर्ण को हटाकर एक दलित को बनाया गया है, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस का पूरा खाका नाराज है वहां पे। जी ये कहा जा रहा है कि कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ एक पृष्ठभूमि तैयार करके चला जा रहा है कि हमें दलितों और मुस्लिमों को लेके आगे बढ़ना है, और उसी कड़ी में आपने बना दिया, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, जब तक आप स्टेट यूनिट की बात नहीं सुनेंगे तब तक उस स्टेट में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस के साथ यही हो रहा है, दिल्ली से आदेश जारी हो जाते हैं, अब स्टेट के ऊपर वो जिम्मेदारी आई थी। अब देखना होगा कि गुजरात में शायद दिन की 7-8 अप्रैल को या 6-7 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। वहाँ देखना होगा कि क्या ये लोग नया उसमें चिंतन करते हैं। गुजरात में ही बैठक है, तो वो 60% रहेंगे उसमें या नहीं? 40 से 60%? 40। हाँ, देखना होगा कि अब वो बीजेपी का समर्थन करने वाले लोग इसमें रहते हैं या इनके कांग्रेस ही रहते हैं। बिल्कुल। तो ये थी इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।